तो बल आघूर्ण इक्वल टू होता है तो कोणीय संवेग। देखो कोणीय संवेग, देखो इसको कोणीय बल, बल आघूर्ण ये कह सकते हैं, इसमें टॉर्क होगा। अगर ज्यादातर देखो कोणीय वेग, कोणीय संवेग को जो है जे से डिनोट करते हैं या एल से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा आर क्रॉस पी। जे इक्वल आर क्रॉस पी हो जाएगा। तो यहां पर आर इधर की तरफ तो मान लेते थे, तो थम अंदर, जब थम अंदर जाएगा, यहां बताओ यहां पर हो जाएगा यहां पर जो है, हाँ जो V होगा, मान लो R हो गया। जैसे यहां पर क्या मतलब था, इस बिंदु पर लगने वाला तरफ वो था, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी V हो जाएगा, और मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये जो है R हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब देखो जिधर V है उधर ही MV होगा, मतलब P होगा। मतलब दिशा में क्या है, एक है, तो उसी दिशा में क्या हो जाएगा, संवेग, और उसी का कोणीय संवेग निकालना है। देखो दोनों एक जैसा फॉर्मूला है। तो बल आघूर्ण देगा, ये कोणीय संवेग देगा, तो बल आघूर्ण F होगा, हो जाएगा। क्लियर ना? इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो J वेक्टर इक्वल टू RP साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RP परपेंडिकुलर या R परपेंडिकुलर P, क्योंकि यहां पर भी तो लिखा करते थे इक्वल टू R परपेंडिकुलर F या F परपेंडिकुलर R। अब ये बताओ कि इसमें जो है, इसमें मान लो हमें क्वेश्चन करना है, तो इसमें जो है जो आया है J इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, बताओ किधर होता है, इस डायरेक्शन, इस मतलब जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी ये भी होगा, इसको ध्यान दे रहना। तो इसका भी डायरेक्शन तुम ऐसे ही निकालोगे, यहाँ पे बल F लगता था, यहाँ पर P लगेगा, P, तो देखो इधर घूम जाएगा ऐसे। देखो अब ये जो आ रहा है R क्रॉस P, तो इसके लिए मतलब बिना एक्सिस लिए तो सकता। जैसे टॉर्क के बारे में याद करो, टॉर्क में तो टॉर्क कैसे निकाल पाओगे, टॉर्क ने एक्सिस का जरूरत है, वैसे ही वेग निकालने के लिए जो है लोग को एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। क्लियर हो जाएगा कहां पर है, तो ध्यान देना। आर क्या होगा, आर के बारे में क्या लिख सकते हो बताओ, आर है, तुम लोग बताओ, डिफाइन करो। से अक्ष से सदिश है ये, तो उस कर्ण देखो से उस कर्ण की सदिश, ये स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश पी है। देखो यही पी है ना, इसी कर्ण का पी है, ये तो वेग है।
और जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में क्या होगा, संवेग होगा, m इंटू वी उसी दिशा में होगा। तो उस वही बोल रहा है, उस कण का संवेग है। अक्ष से उस कण की स्थिति सदिश जिस कण का संवेग p है। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ p क्या है? कण का हमेशा कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद ये जो आता है वो हमेशा लंबवत होता है। इसके भी लंबवत होगा और इसके भी लंबवत होगा जी, कोणीय संवेग। निकाल के देख भी सकते हो, ऐसे है तो इस तरीके से अंदर चला जाएगा। क्लियर ना? तो और देखो ध्यान देना, इसको ऐसे सकते हो ना, आर पी साइन थीटा, थीटा क्या है? बताओ साइन थीटा, थीटा क्या होगा बताओ? आर क्लियर हो गया, पी क्लियर हो गया, जे क्लियर हो गया, थीटा देखो किसके किसके बीच का कोण। क्लियर ना? पहले इतना लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं इसी पर जो है। देखो यहाँ पर इसी कण के बारे में बोला जा रहा है ना, बात किया जा रहा है ना, इसी कण के बारे में। यही है आर, इसी पॉइंट का जिस पॉजिटिव वी दिया है। अब ये बताओ, इसमें जो है मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, इसी डायग्राम को मान लो ये अक्ष है, यहाँ पर इस कण के बारे में बात कर रहे हैं। इस पिंड का ये कोई कण होगा ना, तो इस पिंड में ये कण है, इसका वेग जो है या संवेग इधर मान लो है, वेग भी इधर ही होगा। तो अभी हम क्या दिखाए थे, आर और पी का भी दिशा इधर, तो आर और पी के बीच का कोण थीटा है। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हो। देखो इसका क्या मतलब हुआ, उसको देखो डायग्राम में समझा रहे हैं। आर बताओ कौन है, आर ये है, ये है, बताओ इसको, ये वाला देखो इसको, डायग्राम है। आर मतलब ये जो पी है उसका आर वाले के साथ ये वाला परपेंडिकुलर, यही पी परपेंडिकुलर होगा, इधर आ जाएगा पी पैरेलल। तो पी पैरेलल के द्वारा जो जे आएगा वो जीरो आ जाएगा। क्यों बताओ? क्योंकि पी पैरेलल वाला उसी एक्सिस से पास करेगा, जब उसी एक्सिस से पास करेगा तो जो भी वैल्यू एक्सिस से पास करता है उसका जीरो आ जाता है। तो पी वाले का जो लंबवत होगा काम आएगा, तो ये गुड़े ये इसका हो गया। अगर तुम इसको देखना चाहते हो इसी डायग्राम के माध्यम से, तो देखो इसको ऐसे बना सकते हैं। मान लो ये एक्सिस है, वेग है पी का दिशा वो आर ये है, ये आर है, लेकिन हमें आर पर ढूंढना है। तो कैसे परपेंडिकुलर कौन होगा, आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर ढूंढना है तो पी वाले के लाइन को आगे पीछे बढ़ाओ, और ये जो पी वाला लाइन है उसी पर परपेंडिकुलर से ड्रॉ करो। ये क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर। तो पी गुणे आर परपेंडिकुलर ही मिला लेंगे। तो अब तीन रूप में दिखाने का क्या मतलब है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा डायग्राम दे देता है जहां पर कि तुम थीटा वटा इसके चक्कर में पड़ोगे टाइम लगने लगेगा, वहां पे डायरेक्ट ये वाला तुरंत आंसर दिखने लगेगा। इस माध्यम से तुम अपना देखोगे तो, इस माध्यम से कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम में देखोगे तो ये तुम्हें आसान दिखने लगेगा। तो तुम जानते रहना, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। थीटा आर पी दिया रहेगा तो ये लगा सकते हैं। तुम्हें ऐसा दिख रहा है डायग्राम में कि नहीं डायरेक्ट हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, आर के परपेंडिकुलर पी दिख रहा है, तो ये लगा देंगे तुरंत आंसर आएगा। हमें ये दिख रहा है कि नहीं आर परपेंडिकुलर निकालना यहाँ पर आसान है वाले पर, तो ये तुम्हें दिखेगा तो तुरंत इससे इसको इसमें गुणा कर देना, आर परपेंडिकुलर को पी में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इसी पर करवाने जा रहे हैं, वहां से तुम्हें ज्यादा समझ आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसको नोट कर लो, ये वाला जो है डायग्राम, इसको समझ सकते हो इस डायग्राम से। तो जी कॉम्पिटिटिव दिमाग के नहीं हो क्या तुम लोग जी? अरे ये तो बताओ कि
जब यहीं से गुजरेगा तो कितना होगा उसका कोणीय संवेग, उसी उसी से पास करेगा ऐसे, जीरो आ जाएगा। पहला बताओ, तीन क्वेश्चन पूछा गया है ना। पहला बोला गया कि जब वस्तु ओरिजिन पर होगा और जहां से वो जाना शुरू कर रहा है यू वेग से, अगर वहीं पर है तब क्या होगा कोणीय संवेग, जीरो हो जाएगा। तो पहला जो है, जो जे आएगा आर पी साइन थीटा, क्या बताओ, एटा कैप अगर है, जब एक्सिस से ही पास कर गया तो आर जीरो हो गया, दूरी ही जीरो हो गया, तो जीरो हो जाएगा। दूसरा बताओ, दूसरा कहां पर पूछ रहा है, जब, हाँ बताओ, अधिकतम ऊंचाई यहाँ होगा ना, बताओ अधिकतम ऊंचाई पर क्या कोणीय संवेग आएगा अगर अधिकतम ऊंचाई पहुंचा तो, क्या हो जाएगा, ध्यान देना। ये बताओ कि अधिकतम ऊंचाई पर किधर संवेग किधर होगा, संवेग किधर होगा, अधिकतम ऊंचाई पर इधर की तरफ होता है, u cos थीटा वेग होता है, तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, संवेग। तो अच्छा, और उसके परितः कोणीय संवेग बताओ क्या हो जाएगा, उसके परितः कोणीय संवेग हो जाएगा, देखो एक्सिस ये है, हाँ, और बताओ इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम यू कॉस थीटा, और एम यू कॉस थीटा किस दिशा में होगा, एम यू कॉस थीटा, तो बोलेंगे जिधर वेग का दिशा है, तो वेग का दिशा ये है, तो पी का दिशा भी इधर ही हो जाएगा। अब ये एक्सिस है और ये पी का लाइन है, दिशा है, इसको आगे पीछे बढ़ाओ, ये हो गया। अब बताओ कि यहां से आर परपेंडिकुलर यही तो होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पी को आगे पीछे बढ़ा करके यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्यों यही फॉर्मूला हमारे लिए आसान दिख रहा है, क्योंकि जब पी वाला लाइन ऐसे जाएगा, जब इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू हमें आसानी से मालूम है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यही होता है प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। अब ये बताओ कि पी वाले लाइन पर जब इस बिंदु से परपेंडिकुलर लंबवत ऐसे इस पर ड्रॉ करेंगे, तो जो आर परपेंडिकुलर आ गया, देखो ये आया जो है, वो पाना आसान था, ये हमें याद, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति में बता चुके हैं तो ये तो याद होगा ही। तो ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर यूज पड़ जाएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू, और ये हमें मालूम ही है पी का मान कितना है, एम यू कॉस थीटा। तो देखो ये वाला फॉर्म लगाओ, आर परपेंडिकुलर पी, आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये आ गया, क्या बताओ, ये क्या आ गया बताओ, ये आ गया आर परपेंडिकुलर इनटू पी, बताओ पी है एम यू कॉस थीटा, यही आंसर है। अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग होता है वो सिर्फ क्षैतिज दिशा में होता है, ये तुम्हें प्रक्षेप गति में बता चुके हैं, अधिकतम ऊंचाई पर वेग केवल क्षैतिज दिशा में होता है, और वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा जो होगा वो वेग इधर है तो संवेग भी इधर ही रहेगा, केवल मास से गुणा कर देंगे, और जो संवेग इधर आ गया तो इसको आगे पीछे बढ़ा करके इसी पॉइंट से, बिंदु से लंबवत ड्रॉ कर दिया। अच्छा, क्यों लंबवत, यही वाला फॉर्मूला क्यों दिमाग में आया, क्योंकि लंबवत ड्रॉ करने पर जो ये निकालना था हमें, ये वाला मान चल याद रहता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, इसलिए आसान था। क्लियर ना, बस हो गया। बाकी पी जो है वो ये है ही। तीसरा वाला, अब तीसरे वाले में था ढूंढना कि कौन सा लगेगा, ये लगाना आसान होगा तीसरे वाले में। तीसरा वाला कौन सा है, कोणीय संवेग, तब बताओ जब वो जमीन पर गिरने वाला है, ये लगाना वहां आसान होगा कि ये कि ये। तो पहले तुम ट्राई कर लो फिर बता दे, लास्ट क्वेश्चन है ये, तुमसे आ जाना चाहिए वैसे, हम तुम यहाँ
ये दो यार, तुम लोग दिमाग है सब रटने टाइप का, तुम लोग दिमाग है, पहली बात ये से जो है टेक्निकल दिमाग है ही नहीं। अरे ये बताओ कि यहाँ से ये इसका संवेग p कितना हो जाएगा, m इंटू वी। m कितना आ गया 2 kg, v कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, आ गया 20, ये आ गया p। अब p वाले लाइन को आगे पीछे बढ़ाओ, ये लाइन है p वाला। अब इस बिंदु से लंबवत ड्रॉ करो इसके ऊपर, तो ये यही तो y है लंबवत, ये वाला। तो ये, अरे भाई ये क्या होता है, x होता है, ये y होता है। ये क्या बताता है, इसका ये वाला दूरी बताता है ना, ये क्या बताता है y वाला दूरी, यही तो r परपेंडिकुलर है। वो कितना हो गया 3 हो गया। आ गया p इजिकल टू क्या 3 इंटू 20, 60 kg/s। अरे एक मिनट, ये इजिकल टू क्या हो जाएगा r परपेंडिकुलर p। r परपेंडिकुलर कितना 3 इंटू p कितना 20, आ गया 60। यूनिट क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। शायद देख लो, केजी मीटर पर सेकंड इसका होता है, मीटर इसका, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा ना, नोट कर लो। देखो इसका रिजल्ट क्या मिला, यहां से तुम ये सीख सकते हो कि चाहे वो θ1 पर हो वस्तु u वेग से, या θ2 पर हो, θ2 कोण बना करके हो वस्तु ऐसे, तो θ1 θ2 दोनों केस में जो आएगा कोणीय संवेग, मान लो यहाँ पर J1 आ रहा है और यहाँ पर J2 आ रहा है, तुम देखोगे ध्यान से परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर यही होगा, इसका भी परपेंडिकुलर यही होगा। ये जो भी होगा, मान लो B है तो MUB, इसका भी क्या आएगा MUB। अच्छा दिशा किधर होगा ये बताओ, डायरेक्शन, अच्छा ये है इधर जा रहा है, किधर दिशा होगा, अंदर होगा। देखो ये ऐसे है ना, अंदर की तरफ दिशा हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लो। कह सकते हैं θ1 और कोई समय निकालना है, हम लोग बेसिक फार्मूला जानते हैं, बताओ बेसिक फार्मूला क्या होता है। कोई समय का बेसिक फार्मूला है J बराबर R क्रॉस P। माइक ऑफ है। बेसिक फार्मूला क्या होता है, J इक्वल टू R क्रॉस P। ये पढ़ चुके हैं ना। अब तो ये किसके लिए होता है, किसी कण के लिए। पिछले टर्म में जो क्वेश्चन दिए थे वो ये था, एक वस्तु जो है m द्रव्यमान का v वेग से r त्रिज्या वाले वृत्त में घूम रहा है, तो O अक्ष के परितल इसका कोणीय वेग क्या होगा। देखो यहाँ से आ जाएगा J बराबर क्या होता है R क्रॉस P, मतलब R P साइन थीटा करो। थीटा क्या होता हो, थीटा है R और P के बीच का कोण, मतलब R मतलब अक्ष से जहां पर द्रव्यमान है उसकी तरफ का वेक्टर, मतलब ये R जो है ये हो जाएगा इस दिशा में से। और बताओ P का दिशा किधर होगा, P का डायरेक्शन जिधर वेलोसिटी होगा वेग होगा, वेग इधर हो गया, तब उनके बीच में एंगल कितना आ गया, अगर 90 आ गया तो r कितना है, त्रिज्या के बराबर है r त्रिज्या के बराबर है r, और p मतलब संवेग क्या होगा mv sin 90, sin 90 का मान हो जाएगा mvr। जब इसका दिशा बताओ, इसका दिशा कैसे पता करोगे, राइट हैंड यूज करना, जिधर ये घूम रहा है उधर घुमाओ राइट फोर फिंगर को, कब अंदर जा रहा है इनवर्ड,
इस सतह के अंदर को, क्लियर ना। तो ये आया था कल वाले में जो क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मान लो कोई पिंड दिया है, कोई भी पिंड, और ये अक्ष है, यहां से r1 दूरी पर जाओ, dm1 द्रव्यमान मिलेगा। r1 दूरी पर जो है क्या मिलेगा, r1 दूरी पर dm1 द्रव्यमान मिलेगा। उसी तरीके से पता ये पिंड जो है ऐसे ऐसे कई dm मास से मिलकर बना होगा, dm2 हो गया, इसका दूरी कितना हो जाएगा r2, ये dm2 हो जाएगा, ये dm3 हो जाएगा r3। इसी तरीके से देखा जाए तो क्या dm1 dm2 dm3 वाले छोटे छोटे द्रव्यमान से पूरा पिंड बना होगा, ये पूरा पिंड बना होगा। तो ऐसा करो सभी छोटे छोटे द्रव्यमान वाले का कोणीय संवेग निकालो, जैसे इसका कोणीय संवेग निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, सबको जोड़ते जाना। जब हर छोटे छोटे कण का कोणीय संवेग अलग अलग निकाल करके सबको जोड़ देंगे तो पूरे पिंड का कोणीय संवेग आ जाएगा। ध्यान देना, मान लेते हैं कि ये कितने से घूम रहा है, ओमेगा से, ये अक्ष ये है, अक्ष के परत ये जो है पूरा ऐसे घूम रहा है, कितने से बताओ, ओमेगा से। ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा पहले कण का, बताओ पहले कण का क्या होगा। अच्छा बताओ कि अगर ये ओमेगा से घूमता तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, चलो यहीं पर देख लो पहले। अगर ये वेग से ना घूमता तो ओमेगा से घूमता तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं था। बताओ यहाँ पर क्या करते हैं, जे बराबर, बताओ v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। अरे वेग बराबर क्या होगा, r ओमेगा होगा, जहां v दिख रहा है वहां r ओमेगा लिखो, r ओमेगा इनटू r। ऐसे ही बताओ कि यहां से चूंकि ओमेगा दिया था, v नहीं दिया रहेगा, अगर v नहीं दिया रहेगा ओमेगा दिया रहेगा, ये आ जाएगा, v को हटा दिया ओमेगा आ गया, और इसको ऐसे लिख सकते हैं mr स्क्वायर। अच्छा देखो, ये किसी एक कण का अक्ष से दूरी का स्क्वायर है, एक द्रव्यमान है, इसको क्या बोलते हैं, अरे mr स्क्वायर को क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण I। जड़त्व आघूर्ण का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा, J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। इसमें I जो है इस बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण है, और बिंदु द्रव्यमान का ये क्या है, कोणीय वेग, I ओमेगा हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें जो ओमेगा का दिशा होगा वही J का दिशा होगा, J मतलब कोणीय संवेग का, जो कोणीय वेग का दिशा होगा वही कोणीय संवेग का। कोणीय वेग का दिशा किधर होता है, जिधर वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, मान लो कोणीय वेग भी अंदर होगा, जिधर ये होगा उधर J भी होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर तुम्हें लिखना है इस कण का, इस कण का, तो क्या यही लिखोगे, किसी भी एक कण का जो r1 दूरी पर घूम करके घूम रहा है, क्योंकि पिंड घूमेगा तो इसका हर कण भी तो घूमेगा, इस कण से मिलकर बना होगा। तो अगर पहले वाले का जो कोणीय संवेग निकाले हो जाएगा dm1 r1 स्क्वायर ओमेगा। मतलब ये किसका आएगा, J आएगा, J1 मान लो इसको, या dJ1 मान लो, dJ1 मतलब छोटा सा कोणीय संवेग किसका, पहले वाले रखना। अरे इसी पर रखना है, इसी फॉर्मूले पर है, इधर से स्क्वायर रख दो आ जाएगा उसका। मतलब एक उसी तरीके से dJ2 मतलब दूसरे वाले कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, dm2 r2 स्क्वायर। तो उसी तरीके से अपना लिख दो कि
फाइनली टोटल जो कोणीय संवेग आएगा वो क्या आ जाएगा, डी एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा प्लस डी एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश डैश। बता कौन कॉमन निकल रहा है, ओमेगा डी एम वन आर वन स्क्वायर प्लस डी एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डैश डैश। बता ये क्या कहलाएगा, यही तो जड़त्व आघूर्ण है पूरी पिंड का, तो पूरी पिंड का जड़त्व आघूर्ण mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर इसको सब i लिख दो, यहाँ j इक्वल टू क्या हो जाएगा i इनटू ओमेगा। इस पूरे को क्या मान सकते हो, i मान सकते हो, i ओमेगा, जो ओमेगा की दिशा में j का दिशा। ध्यान देना ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय वेग जिसके परितः ओमेगा है, जिस अक्ष के परितः ओमेगा है उसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण भी होगा। क्योंकि ध्यान देना एक्सिस बदल दोगे तो ओमेगा बदल जाएगा, नहीं एक्सिस बदल दोगे तो जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा। तो जब जड़त्व आघूर्ण बता रहे थे तो उसमें बता भी रहे थे कि एक्सिस बदलते जाओगे जड़त्व आघूर्ण बदलता जाएगा। और जे क्या होगा, कोणीय बताओ इससे क्या होता है, कोणीय संवेग का क्या फार्मूला है, J इज इक्वल टू आई ओमेगा, यही होता है ना। तो डायरेक्शन तो उसको घूमने के हिसाब से देख लिया जाएगा। जैसे मान लो डिस्क, ये डिस्क है वो ऐसे घुमाया जा रहा है, ये डिस्क ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है मतलब इधर हो जाएगा ऊपर की तरफ, वो अलग केस है। वो मैग्नीट्यूड कितना आएगा उसको देख लेते हैं। आई बताओ इसके अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू क्या ओमेगा, ये ना होगा। अच्छा इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू ही होगा, ये तो क्लियर है ना। नोट्स पलट के देखो एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। कई बार बता चुके हैं कि अगर कोई वृत्ताकार पटल है तो ऐसे अगर एक्सिस होगा लंबवत ऐसे, तब जाकर के एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताए थे जड़त्व आघूर्ण में, उसके माध्यम से व्यास के परितः निकालना होगा तो एम आर स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू ओमेगा। मतलब द्रव्यमान कितना 100 ग्राम 0.1 kg रख दो यहाँ पर। त्रिज्या कितना 0.1 स्क्वायर बटे 4 गुणे ओमेगा कितना है 20। इसको हल कर लो 5 0.005 शायद होगा, देख नहीं होगा क्या, इसका 0.01 हो जाएगा, इसका 0.1 हो जाएगा, 0.001 इंटू 5 ये आ जाएगा। बाकी यूनिट निकालना होगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा जे का मान। संबंध होता था जो पढ़ाए थे न्यूटन्स लॉ में, F बराबर dp अपॉन dt। उसी तरीके से अच्छा बताओ नियमतः कौन किसका जगह लेता है, आघूर्ण वाले रोटेशनल वाले चैप्टर में घूर्णन गति में इसका जगह कौन लेता है। और तो बताओ अब हम लोग इसके हिसाब से क्या यहाँ पे हेडिंग देंगे, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यही क्या है जे से डिनोट कर रहे हैं तो जे से डिनोट करो, ये हो गया। बल आघूर्ण टाउ से, ये हो जाएगा। बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाउ बराबर डीजे बाई डी टी, डीजे बाई डी टी हो जाएगा। बताओ जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा बाई क्या डी टी। तो इसको ध्यान दिए रहना, टॉर्क इसको डीजे बाई डी टी। अच्छा अब जे को लिख सकते हैं आई ओमेगा, जड़त्व आघूर्ण कांस्टेंट है किसी सिस्टम का निकाय का, डी ओमेगा अपन डी टी हो जाएगा। चलो बताओ डी ओमेगा अपन डी टी क्या बोलते हैं, कोणीय वेग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, अरे वेग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, त्वरण। कोणीय वेग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोणीय त्वरण आएगा। अब ये सब तो तुम लोग की जुबान पे एकदम होना चाहिए अच्छे से। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। देखो यहां से भी हम इसको डिराइव कर दिए, क्लियर ना। इक्वल टू आई अल्फा पे हम लोग क्वेश्चन, टाउ इक्वल टू आई अल्फा पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ध्यान देना। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम बोलते आ रहे हैं जिस अक्ष के परितः कोणीय, जिस अक्ष के परितः बल आघूर्ण होगा उसी अक्ष के परितः ये क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और उसी अक्ष के परितः ये क्या होगा, कोणीय त्वरण। ये तुम पढ़ चुके थे या अभी तुम्हें बताए हैं, इसके ही जैसा ये है तो याद करने में कोई कष्ट नहीं है, आराम से। देखो ये एफ की तरह हो गया, ये एम की तरह हो गया, ये ए की तरह हो गया, पहले भी बोल चुके हैं, नोट कर लो इसको। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में रिलेशन। संवेग के संरक्षण का नियम क्या था, जो इसके पहले पढ़ा चुके हैं न्यूटन्स लॉ में। या सिस्टम के ऊपर जब जीरो हो जाए, बाहरी बल जीरो होना चाहिए, तो अगर निकाय किसी भी निकाय या सिस्टम के ऊपर बाहरी बल नहीं कार्य कर रहा है तो वहां पे संवेग संरक्षित होता है। अच्छा बताओ उसी से रिलेट करके, उसी से जोड़ करके थोड़ा इसको बोलने की कोशिश करो, यहाँ पर अगर कोणीय संवेग को अगर संरक्षित कराना है, स्वाभाविक सी बात है कि संवेग के संरक्षण का सिद्धांत ये होता था कि उसके ऊपर एक्सटर्नल बल जो लगे वो क्या लगे। घूर्णन गति में इस चैप्टर में इसका जगह कौन ले लिया, कोणीय संवेग का संरक्षण। यहां पर क्या जीरो होना चाहिए, यदि इसके जैसा ये भी है कि नहीं, मतलब यदि टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, क्योंकि टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी अपॉन डी। अब बताओ कि जब ये जीरो हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि डीपी भी क्या हो जाएगा, डीपी जीरो होने का मतलब बताओ डी क्या होता है, छोटा सा परिवर्तन। डी क्या होता है, परिवर्तन। पी फाइनल माइनस पी प्रारंभिक बराबर जीरो, तो यहां से क्या लिख सकते हो, पी प्रारंभिक बराबर पी अंतिम। पी नहीं हो जाएगा ना, जो कोणीय संवेग होगा प्रारंभिक, वही कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम। तो इसी बोलेंगे संवेग, कोणीय संवेग संरक्षित है, ये ना होगा प्रारंभिक कोणीय संवेग। लेकिन कब हुआ बताओ, तो मैथमेटिकली भी देखो, अगर तुम करते जाओगे रिजल्ट यही मिलेगा कि जब टाउ क्या होगा, जीरो। यही है कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम, इसको नोट कर लो।
जीरो होना चाहिए, इसको ध्यान दे रहना। और तुम्हें जब क्वेश्चन देगा ना, तो तुम्हें क्वेश्चन के माध्यम से ही समझना होगा कि बाहरी टॉर्क जीरो है, ये तुम्हें समझना होगा। जब वाला गुड जीरो हो गया, ये डायरेक्ट नहीं बोलेगा वो तुम्हें समझना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन लिखो, देखो इसी पर आधारित। कोई ऐसे जो है वो घूम रहा है, देखो टेबल घूमेगा तो व्यक्ति भी घूमेगा साथ साथ। एक बार हाथ ऐसे किया हुआ था, क्लियर ना। अब वो ऐसे हाथ किया था तो घूम रहा था, टेबल के साथ घूम रहा था। अब वो घूमते घूमते अपना हाथ ऐसे से ऐसे कर लिया। क्या हुआ ना कि जब ऐसे हाथ किया था तो जितना तेज घूम रहा था, जब ऐसे हाथ कर लिया तो उसका ओमेगा बदल जाएगा, कोणीय वेग बदल जाएगा। जितना तेजी से इसमें घूम रहा था ना, वो ओमेगा और अब उसका ओमेगा अलग अलग होगा, ध्यान देना। तो जब हाथ मोड़ लेगा, इस तरीके से हो जाएगा। और इस केस में जो है ओमेगा, इस केस में ओमेगा मान लेते हैं ओमेगा 1, और इसमें क्या मान लेते हैं ओमेगा 2। अच्छा बताओ कि इस केस में बताओ उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़ता गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़ता गुण अगर आई है तो अब कितना हो जा रहा है? अब वो हो जा रहा है, अगर ये I है ये I2 है, तो I2 जो है वो पहले वाले का आधा हो जा रहा है। कितना से कितना से घूम रहा है बताओ? हाँ, 100 रिवोल्यूशन या चक्कर पर मिनट। तो इसको भी जो है निकालना, यही निकालना है, यही निकालना है ना कि जब वो हाथ मोड़ेगा तो कितना, कितने प्रति मिनट में चक्कर लगाएगा, क्या बताओ? थोड़ी चाल ज्ञात कीजिए, क्लियर ना। अब ये बताओ कि पहले ये क्लियर करो, क्या यहाँ पे कोणीय संवेग संरक्षित होगा कि नहीं होगा? देखो, जैसे वो ऐसे हाथ से वो ऐसे कर लिया, घूमते घूमते वो घूम ही रहा था, और वैसे से वैसे हाथ कर लिया, तो उसमें जो है, क्या तुम्हें कोई भारी टॉर्क लगता हुआ दिखा तुम्हें? नहीं लगा। अरे कोई बाहरी फोर्स लगा जो लगा करके उसको टॉर्क दिया? जो भी किया वो ऐसे से ऐसे कर लिया बस। तो कोई बाहरी फोर्स तो आया नहीं, वो अपने से अपने मन से किया है। इसका मतलब नेट टॉर्क क्या होगा? तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा, कोणीय संवेग और बाद का कोणीय संवेग क्या बराबर हो जाएगा? तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है ओमेगा 1। देखो इसको अगर SI यूनिट में बदलना चाहोगे तो 100 चक्कर मतलब हो गया 2 पाई बटे मिनट मतलब हो गया 60। कितना आ जाएगा ये? 10/3 पाई, 10/3 पाई आ गया। तो SI यूनिट में रखना चाहो रख सकते हो, 10/3 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अब बताओ पहले वाले का क्या हो गया? पहले वाले का हाफ हो गया ओमेगा 2। ये कैंसिल, यहां से ओमेगा 2 कितना आ गया इस वाले का? ये हो गया 20 पाई बाई क्या जी। ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा मतलब जड़ता गुण आधा हो गया, तो कोणीय वेग डबल हो गया। दोनों स्पीड से वो घूमना शुरू कर दिया। बताओ क्या जो गतिज ऊर्जा है, क्या गतिज ऊर्जा बढ़ गया घट गया?
प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा नहीं होता है ना, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है I1 ओमेगा 1। बाद वाला जो है अंतिम वाला हाफ, ये हो गया पहले वाले का आधा, जड़ता गुण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया डबल, पहले वाले का डबल हो गया, उसका देंगे। ओवरऑल ये जब सॉल्व करेंगे तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर गुणे 2, देख लो एक 2 से 2 जाएगा लेकिन एक 2 बचा रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। देखो ये जो है ये तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है गुणे 2, मतलब जब बाहरी कोई वर्क नहीं किया, कार्य नहीं किया, तो कैसे बढ़ गया गतिज ऊर्जा। जैसे एक ऊर्जा बढ़ा, जैसे इसका गतिज ऊर्जा दुगना हो गया, तो ऊर्जा क्या होता है, संरक्षित होता है पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में संरक्षित होता है, वो एक दूसरे में बस बदलता है ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा मतलब गतिज वाला ऊर्जा बढ़ गया, तो कोई ना कोई ऊर्जा ऐसा होगा जो घटा होगा, क्योंकि वो घटा होगा तो ये बढ़ा होगा, क्योंकि ऊर्जा केवल घटते बढ़ते हैं, नष्ट नहीं होते। तो बोलेंगे कि जब वो ऐसे से ऐसे हुआ तो उसका जो उसके मांसपेशी में जो ऊर्जा एकत्र हुआ होगा, जो उसके मांसपेशी में ऊर्जा एकत्र हुआ होगा वो खर्च हुआ होगा। नया तो जैसे तुम दौड़ते हो तो तुम्हें थकान आता है ना, तो तुम्हारे ऊर्जा का हानि होता है ना, तो इसका कारण ये हुआ ना कि ऐसे था, जब वो ऐसे हो गया तो तुम्हारा जो मांसपेशी में एनर्जी था वो तुम्हारा हानि हुआ, लॉस हुआ, और वो जो हानि हुआ वही तुम्हारे गतिज ऊर्जा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पर जो है लिखना होगा, क्योंकि उसमें है लास्ट क्वेश्चन कि यदि पढ़ने के लिए पृथ्वी जो है आयतन मान लो V है, द्रव्यमान M है, ये सिकुड़ जाता है, द्रव्यमान अभी भी वही है, आयतन जो है उसको V0 मान लो। ये पहले वाले कितना हो गया, पहले वाले का 1/8 हो गया ना, 8 हो गया, मतलब V था तो अब क्या होगा V, इसका त्रिज्या कितना बदल जाएगा। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, R2 है, अच्छा V बराबर 4/3 I R1 क्यूब, ये हो जाएगा V/8 इज इक्वल टू 4/3 R2 क्यूब ना। यहां से देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मान करके ना भाग दे दे, तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से भाग दो तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट V/, आ जाएगा V/8, ये है बराबर, इधर कितना आएगा 4/3 पाई R1 क्यूब बटे 4/3 पाई R2 क्यूब, देखो V से V कैंसिल, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, 8 चला गया ऊपर, तो आ गया R1 क्यूब बाई R2 क्यूब इक्वल टू 8। यहां देखो क्यूब रूट लो, क्यूब रूट, तो यह आ गया R1 बाई
R2 बराबर, मतलब क्या हुआ कि R1 या जो R2 होगा, R2 मतलब बाद वाला, वो पहले वाले का आधा हो गया। देखो 2 को डिवाइड कर दो, R2 इधर कर दो, तो अब जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो पहले वाले का क्या हो गया, आधा। वो अचानक ना, उस केस में आयतन 1/8 हो गया है। तो ये जो अपने अक्ष के परितः घूमता होगा, फिर वो ओमेगा 1 मान लो, इसको ओमेगा 2 मान लो, यही बताओ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो जी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई क्या, टी। ओमेगा कोणीय वेग बराबर एक चक्कर लगाने में जो थीटा आएगा बटे आवर्तकाल, उसको बोलते 2 पाई बाई क्या हो जाएगा, टी। तो ओमेगा 1 इक्वल टू 2 पाई बाई टी 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी 2। सुनना ध्यान, ये बताओ यही तो 24 घंटे होगा, 2 पाई बाई टी 1। जब पृथ्वी एक चक्कर लगाता है तो 24 घंटे बीत जाता, तो एक दिन भीतर में एक चक्कर लगाएगा पृथ्वी, और एक चक्कर लगा 24 घंटे बीतता है, मतलब T1 जो है वही 24 घंटे है। T2 तुम्हें निकालना है। ऐसा करो, अचानक सिकुड़ा है, कोई बाहरी बल अघूर लगा नहीं, तो कोणीय संवेग संरक्षित करा दो। कोणीय संवेग संरक्षित, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। बोलो, अब देखना, जो I1 ओमेगा 1 बराबर I1 की जगह क्या लिख सकते हो, बोलो जी। अरे ये गोला ना, गोला का उसके केंद्र तक क्या होता है, जड़। बोलो जी। ठोस गोले का, तो लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो जी, तो लोग पता क्यों नहीं है, गोले का आई बराबर 2/5 mr²। द्रव्यमान तो यहां भी नहीं बदला है, द्रव्यमान यहां भी नहीं बदला है। I1 बराबर क्या होगा, 2/5, वही है जो पहले, वो तो नहीं बदलेगा, स्क्वायर। ये आ गया I1 ओमेगा 1, बताओ 2 पाई बाई T1 बराबर, ये हो जाएगा 2 क्या, T2। देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, R1² कैसा करो, T2 को इधर लेते आओ, क्यों, हाँ क्या चीज, क्या T2 इधर लेते आओ, तो T2/T1 बराबर, T2 इधर आ गया, R1 किधर लेते जाओ, तो R2² बाई क्या, R1²। तो T2 बराबर क्या हो गया, R2/R1 का होल स्क्वायर, ये इंटू क्या T1। R2/R1 देखो यहां से, R2/R1 क्या हो जाएगा, 1/2। देखो R1 को डिवाइड कर दो, तो R2/R1 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2/R1 1/2 का स्क्वायर। T1 कितना, 24 घंटे होता है ना चक्कर लगाने में, पहले वाला 24 घंटे, हो जाएगा 24/6 घंटे में एक दिन बीतेगा, रात 3
घंटे घंटे नोट कर। क्वेश्चन को तो समझ ली होगे ना। देखो जैसे मान लो दरवाजा है इस तरीके से और यहां पर कब्जा लगा हुआ है, कब्जे से जकड़ा हुआ है, जैसे ये दरवाजा देख लो। अब ये कब्जे से जकड़ा हुआ तो एक्सिस ही होगा, ऐसे से घूम सकता होगा, ये दरवाजा ऐसे से घूमेगा। तो मान लो दरवाजा था, यहाँ कब्जे से बंधा हुआ है, अब यहाँ इसके मध्य में वो गोली आके धंस गया, धंसेगा इस कब्जे से, फिर ऐसे घूम जाएगा। इसी गोली धंसेगा इस कब्जे से, दरवाजा ऐसे घूमना शुरू कर देगा। जो जितने से ये इसको धक्का देगा दरवाजे को, दरवाजा भी इसको टकराते समय उतने धक्का देगा, कैंसिल कर दे, आएगा ही नहीं। बाहरी टॉर्क तो जीरो हो गया, इस एक्सिस के परितः जब नेट टॉर्क जीरो हो गया, सिस्टम माने हैं नेट टॉर्क किसके ऊपर, जब नेट टॉर्क, अगर दरवाजे की बात करो दरवाजे को तो बल लगे के ऊपर टॉर्क लगेगा, लेकिन ध्यान देना हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ना गोली की बात कर रहे हैं ना दरवाजे की बात कर रहे हैं। गोली और दरवाजे जब दोनों को एक साथ ले लेंगे तो बोलेंगे गोली को बल लगाएगा, दरवाजा उतना बल गोली को लगाएगा, दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये सिस्टम मानोगे, गोली प्लस दरवाजे दोनों को क्या मानोगे, सिस्टम मानोगे, तो नेट टॉर्क क्या, जीरो। जब नेट टॉर्क जीरो आ गया तो जो प्रारंभिक कोणीय संवेग होगा और जो जाएंगे मतलब प्रारंभिक कोणीय संवेग किसका कितना होगा, प्रारंभ बताओ। मान लो जे शुरुआती है कोणीय संवेग, ये अंतिम कोणीय संवेग है। मान लो दरवाजे का प्लस जे आएगा गोली का प्रारंभिक बराबर फिर दरवाजे का प्लस गोली का जो अंतिम होगा कोणीय संवेग, दोनों के संरक्षित हो जाएंगे, ये और ये। मतलब दरवाजा पहले चल रहा था कि रुका था, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, ये रुका था तो जीरो हो जाएगा, ये चल रहा था। अब ध्यान देना, ये बताओ इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ऐसे करके देखो, जैसे ये जो है दरवाजा, इसको ऐसे दरवाजा है और इसको मान लो ये एक्सिस है, इसको एक्सिस मान लो, दरवाजा मानो। ये दरवाजा तो रुका था, लेकिन जो गोली आया था वो बीचों बीच इसके लगा था, बीचों बीच। गोली तो एक बिंदु द्रव्य, एक क्या होगा, कण होगा ना, वो जो गोली है वो एक कण टाइप का होगा, कण होगा। अब वो कण यहाँ पर, अब बताओ इसका यहां से एक्सिस से दूरी कितना हो जाए, टोटल दूरी कितना है, 2 मीटर। तो एक्सिस से कण के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब बताओ
ये एक्सिस है, गोली ऐसे आ रहा है ऐसे, तो P किधर होगा? P मतलब संवेग, जिधर वेग होगा वेग इधर ही क्या होता है, आर है P क्या, आर लंबवत क्या, कि आर परपेंडिकुलर 1 मीटर, कितना हो जाएगा यहाँ पर? आर परपेंडिकुलर P, ये इसका लिखे हैं, ध्यान देना। बताओ दरवाजे का टकराने, मान लेते ओमेगा से घूमना शुरू कर दे, कब? जब उसके अंदर धंस जाएगा वो ऐसे, तो अब ये जो है ओमेगा से घूमना शुरू कर दिया मान लेते हैं। तो बताओ जब ये ओमेगा से घूमना शुरू करेगा तो दरवाजा एक पिंड की तरह काम करेगा, दरवाजा। तो पिंड का कोणीय संवेग क्या होता है? पिंड का कोणीय संवेग क्या होता है? आई। पिंड का, दरवाजा एक पिंड की तरह काम करेगा, जब उसके अंदर धंस जाएगा तो सब के सब ओमेगा से घूमना शुरू करेंगे, तो दरवाजे का कोणीय संवेग हो जाएगा आई ओमेगा प्लस, ध्यान देना गोली तो जो है एक कण की तरह होगा और वो भी तो घूमेगा, किसके परितः? अक्ष के परितः। तो है के परितः, तो कण का क्या होगा कोणीय संवेग, अगर वो अक्ष के परितः घूमेगा तब। अगर कोई कण ओमेगा से अक्ष के परितः घूमेगा तो क्या होगा? अरे उसको भी लिख दो आई ओमेगा ना भाई, ये किसका हो जाएगा? दरवाजे का। और ये किसका हो जाएगा? गोली का। अरे किसी कण का कोणीय संवेग आई ओमेगा लिखा जा सकता है, हर जगह ये लागू हो सकता है आई ओमेगा। अब चलो एक एक करके सबका मान रखो, तो क्या क्या आता है। ये जो आया है ना इसको देखो, पता कितना हो जाएगा? एक गुण, बताओ संवेग कितना होगा गोली का? एम वी, एम कितना? 0.02 हो जाएगा, 0.02 गुणे 200 हो गया बराबर। अब चलो आई, ध्यान देना दरवाजे का होगा इसके किनारे, अरे किसी रेक्टेंगुलर का इसके अबाउट क्या होता है? तो ये एल है, एम है, ml स्क्वायर बाई 3 होता है, रॉड की तरह काम करेगा, ये रॉड की तरह काम करेगा तो ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3 किसका? दरवाजे का। तो एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा प्लस आई, बताओ कण का कितना होगा? कण का आई एम, इसको कैपिटल एम मान लिए हैं, कैपिटल मास है, एम आर कितना उसको भी फिलहाल लिख लो ऐसे, एम आर स्क्वायर, ये हो गया आई
इंटू ओमेगा, ओमेगा तो वही होगा जो तो सबका दिशा एक ही है, इसका भी दिशा कब इससे टकराने आ रहा था, एक्सिस ये तो इधर ही घुमाएगा, ये वाला इस के परितः इधर ही घुमाएगा ऐसे। ये सोचना पड़ेगा, सोच के देख लेना, प्रैक्टिकली सोच के देख लो। और ये दरवाजा भी इधर ही घूमेगा, वो भी इधर ही घूमेगा, तो सबका दिशा एक ही है। तो देखो यहाँ पर प्लस प्लस लिख रहे हैं हर जगह, कोई घटेगा नहीं। मान रखो ये आ गया 4, द्रव्यमान कितना दरवाजे का 5 kg, उसका लंबाई कितना 2 मीटर, बटे क्या 3, ओमेगा निकालना है, प्लस द्रव्यमान इसका कितना, आर कितना, जहां पर धसा है उसका यहां से दूरी, इंटू ओमेगा। इसको देखो हल करो, 20/3 प्लस 0.02 इंटू ओमेगा बराबर 4। तो इसको लगभग लगभग इतना को भाग जोड़ोगे तो 0.02 बहुत कम मान है, इसको जोड़ोगे इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कम मान है, जोड़ोगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना ही रहने दो। अब इसको हल कर लो, ओमेगा बराबर लगभग बराबर रहेगा क्योंकि इसको हम लोग हटा चुके हैं, दिया जाएगा 3/5 रेडियन पर सेकेंड। नोट कर लो।